हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने लेक्चर में हम एक नया एजुकेशन का पेपर लेने जा रहे हैं और पेपर का नाम है कंटेम्पररी एजुकेशन, यानी कि समकालीन शिक्षा। समकालीन शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के उन सभी युगों का वर्णन होता है जो प्राचीन काल से लेके अब तक रहे। जैसे कि जब भारतीय शिक्षा का प्रारंभ हुआ तो वो वैदिक कालीन शिक्षा थी, जिसको हम भारतीय शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। उसके पश्चात बौद्ध काल आया, जिसमें उस टाइप की शिक्षा का प्रावधान रहा। फिर मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रावधान रहा। उसके बाद ब्रिटिश काल आया, जिसमें कई नियम बने, कई एक्ट पास हुए और धीरे धीरे वो तब के सफर से लेके आज एनईपी 2020 आ चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक का सफर जो रहा कंटेम्पररी में, वो सब कुछ हमें जानना होगा। तो कंटेम्पररी एजुकेशन का मतलब होता है भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्राचीन काल से लेके जो वर्तमान में जो अब तक चल रहा है। तो चलिए अपना कंटेम्पररी का पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत होती है हमारे वैदिक काल से, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से। सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम की शिक्षा की ये बात थी कि वैदिक कालीन शिक्षा में, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया वो किया गया था हमारे चारित्रिक विकास पर। पूरा भारतीय परंपरा का उसमें वर्णन था, भारतीय संस्कृति की विकास, भारतीय संस्कृति का उद्धार और गुरु शिष्य का सम्मान, बहुत सारी बातें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात उस समय की शिक्षा की थी चरित्र का विकास। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों की। तो मैंने आपको बताया कि पहला उद्देश्य तो यही बना था कि चरित्र का हमने विकास करना है। उस समय जो व्यवस्था थी सिर्फ उस समय की बात नहीं थी, बाकी आने वाले टाइम में भी चरित्र के विकास पर जोर दिया गया था। लेकिन जो उस समय की वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें वेद, पुराण, श्लोक और जो धार्मिक पुस्तकें थी उनके थ्रू छात्रों को पढ़ाया जाता था। और आप देखो हमारे वेदों में या हमारे पुराणों में या हमारे जितने भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में वो सब बातें हैं जो एक मनुष्य के आचरण का विकास करती हैं, जो एक मनुष्य के चारित्रिक गुणों का विकास करती हैं, सच्चरित्र गुणों का विकास करती हैं। तो पहला उद्देश्य प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का था हमारे चरित्र का विकास करना। दूसरा उद्देश्य था प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का ज्ञान का और अनुभव का समन्वय। ज्ञान परम होता है, ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें हर चीज दिला सकता है। उस समय ईश्वर प्राप्ति पे बहुत जोर था, मोक्ष की प्राप्ति पे बहुत जोर था। तो ज्ञान का अनुभव और जो ज्ञान की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ थी। उस समय की शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति और अनुभव को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई थी। थर्ड जो उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का वो था कि आपके अच्छे गुणों का विकास, आपके अंदर सद्गुण आए, आदर सम्मान का भाव आए, आप अपने से बड़ों को कैसे आप उनका सम्मान करते हो, वो सब बातें भी आपकी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं रही। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली अथवा वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो था ये कहा गया कि आप अपनी चित्त वृत्तियों का भी विरोध करें, अपने चित्त पर संयम रखें, अपने विचारों पे संयम रखें, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे संयम रखें। तो संयमता की बात भी कही गई थी। उसके बाद में आत्मा की पवित्रता की बात भी कही गई
कि उस समय ऐसी बातों को आपने करना था या ऐसी बातों को बताया गया था जिससे मनुष्य के आत्मीयता का विकास हो, उसकी आत्मता, जो आत्मा की जो पवित्रता है उसका विकास हो, और जिसमें योग बहुत हेल्प करता था, जिसमें नियम बहुत हेल्प करते थे। तो आत्मा की पवित्रता भी उस समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य उद्देश्यों में ये भी उद्देश्य शामिल था कि हमें अपनी संस्कृति का भी संरक्षण करना है, उसका हस्तांतरण करना है, उसको संभाल के रखना है, यानी संस्कृति का विकास भी हमने करना है। संस्कृति का विकास क्यों होना है भाई? आज हम हैं, कल नहीं। तो ऐसे बातें हम करें कि जो हमने आज सीखी, हमने भी तो किसी से सीखी, हमने सीखी, आज हम किसी और को सिखा रहे हैं। वो सब बातें हमारे भारतीय सभ्यता को सिखा रहे हैं, भारतीय दर्शन को दिखा रहे हैं। कल को वही बच्चे किसी और को ये बात समझाएंगे, तो हमारी संस्कृति सभ्यता का विकास वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाए, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा गया था कि हमने जो है अपनी संस्कृति का विकास करना है, अपने सांस्कृतिक गुणों का भी हस्तांतरण करना है। उसके बाद में ये भी उद्देश्य था कि हमने अपने चरित्र का विकास करना है। वो जितनी भी उस समय की बातें रहीं, जिसमें गुरु शिक्षा प्रणाली थी, गुरु का बड़ा सम्मान था, गुरु कंठस्वी से बालकों को सिखाते थे। सुबह बालक उठता था, फिर उसके बाद में उसका पूरा जो दिनचर्या थी वो बिल्कुल सेट होती थी। और आश्रम प्रणाली थी, वो तो सभी जानते हैं कि आश्रम प्रणाली थी वैदिक कालीन शिक्षा में। तो उन सब बातों में इतनी ज्यादा पवित्रता थी, इतनी ज्यादा नियमों का एक क्या कहते हैं लिस्ट थी कि उसके थ्रू बच्चा इतना अच्छा बन के निकलता था, इतनी अच्छी बातें बच्चों में समा जाती थी कि उसके चरित्र का तो विकास होना ही होना था। देखिए, उत्तम चरित्र सबसे बड़ा गुण है। चरित्र का निर्माण और आत्मा की पवित्रता, ये सब बातें हमारे वैदिक दर्शन के एक तरीके से कह लो स्टार सिंबल हैं। वैदिक कालीन उद्देश्यों में सामाजिक कुशलता का भी प्रावधान था कि हम समाज के व्यक्ति हैं, हम सामाजिक हैं, हमें समाज में एक दूसरे के संग में समायोजन करके रहना है, एक साथ सामंजस्य की स्थापना करनी है। तो हमने सामाजिक कुशलता का भी आना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में ईश्वर की भक्ति पर भी जोर दिया गया था। ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा परमात्मा का मिलन, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिकता पे जोर, ये सब बातें भी उस शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके साथ में जीविकोपार्जन, सामाजिक कुशलता, व्यवसायिक कुशलता, कला संस्कृति का अन्य ढंग से भी विकास और ज्ञान विज्ञान का विकास, तो ये सब बातें भी वैदिक काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। शिक्षा का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास तो तभी होगा ना जब हम हर प्रत्येक जीवन के हर अंग में जो है अपने सद्गुणों का विकास करेंगे, प्रत्येक जीवन के अंगों का विकास करेंगे। जीवन एक चीज तो नहीं बनता है, जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उन 5 उंगलियों का भी अपना अपना एक रोल है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई अंग हैं, जीवन के भी कई रूप हैं, जीवन के भी कई कार्य हैं। तो संपूर्ण कार्यों का भी होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक कार्य का पूर्ण होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। जब सर्वांगीण विकास होना है तो प्रत्येक जीवन के प्रत्येक अंग का तो विकास होगा ना, शिक्षा के प्रत्येक अंग का विकास होगा, शिक्षा में जो जो बातें हैं उन सब का विकास होगा। तो जो आज तक हम कहते आ रहे हैं कि होल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो और इमोशनल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने कोर्सेज चलते हैं, तो जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं तो वो आज से नहीं, ये बातें वैदिक काल से, जब से भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ तब से लेके अब तक
इन सब बातों पे जोर दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत रूप चेंज हो रहा है कि कैसे कैसे आपने उसको करने का ढंग चेंज हुआ है, लेकिन ये बातें शुरू से ही हमारी शिक्षा में कह दी गई थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं भी थी, जिसमें से पहली विशेषता थी उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के अंदर जब बालक शिक्षा में प्रवेश लेता था तो उस समय धार्मिक क्रियाओं के साथ बच्चों का जो था वो शिक्षा आरंभ की जाती थी। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था अपने गुरु के द्वारा, उसके पश्चात वो ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता था, शिक्षा के ब्रह्मचर्य जीवन का अनुकरण करता था और शिक्षा उसकी आरंभ हो जाती थी, शिक्षा की प्रक्रिया आरंभ हो जाया करती। इसके बाद है विद्या आरंभ संस्कार। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद में उसका विद्या आरंभ होता था। देखिए, उपनयन संस्कार के बाद तो उसका विद्यालय या गुरुकुल में प्रवेश हो गया। उसके बाद जो उसका जो पाठ्यक्रम स्टार्ट होता था, जैसे हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, तो ऐसे उस समय का भी जो सिलेबस था वो स्टार्ट होता था, तो उसे कहते थे विद्या आरंभ संस्कार। जिसके बाद ही कुछ श्लोक का वर्णन होता था, बालक के सामने कुछ पूजा पाठ होता था, क्रिया प्रतिक्रिया पूजा पाठ की होने के बाद में विद्या आरंभ संस्कार करने के बाद में बालक की विद्या शुरू होती थी। 5 वर्ष की आयु के बाद में बालक की ये जो संस्कार है वो स्टार्ट होता था और उसके पश्चात बालक गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली व्यवस्था में अपना प्रवेश लेता था। उसके बाद ही उसका उपनयन संस्कार के बाद ये आपके विद्यारंभ संस्कार में उसके अक्षर ज्ञान का प्रोसेस शुरू होता था। अक्षर ज्ञान का प्रोसेस बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना अक्षर के तो सब कुछ बेकार है। तो पहले गुरुकुल में प्रवेश, फिर अक्षर ज्ञान, उसके बाद में आगे की क्रिया प्रतिक्रिया हुआ करती थी। नेक्स्ट जो विशेषता है प्राचीन भारतीय दर्शन की, वो है गुरुकुल व्यवस्था। शहर के कोलाहल से दूर, शहर के शोरगुल से दूर, एक शांत वातावरण में, प्रकृति के पूरे सुंदरता के साथ में, बहुत दूर वनों में गुरुकुल का स्थापना किया जाता था। क्योंकि गुरुकुल शहर से कोलाहल से दूर होते थे, शांत वातावरण है। जब शांत वातावरण होता है तो स्टडी अच्छी होती है, तब आप सब अपने आध्यात्मिक योग कार्य, जो भी आपकी क्रिया होती हैं, जो भी आपकी पढ़ाई की प्रोसेस होती है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। क्योंकि शोरगुल में तो हम भी नहीं पढ़ सकते भाई, जब बहुत शोर होता है तो हम लोग की स्टडी कहाँ होती है। तो जब हम लोग को एकांत चाहिए होता है, हम लोग पूरे एकांत के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय भी ये बात ध्यान में रखी गई थी कि शांत वातावरण में ही शिक्षा दी जाती है। तो गुरुकुल भी बहुत शहर के कोलाहल से दूर, शहर तो नहीं थे उस समय, नगर हुआ करते थे, नगरों के कोलाहल से दूर, बाजारों से दूर, एक शांत वातावरण में गुरुकुलों का निर्माण होता था, जिसमें बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में बालक अपनी शिक्षा को प्राप्त करता था। नेक्स्ट विशेषता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भी उस समय की शिक्षा में दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सारे वेद पुराणों का वर्णन और जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो आपको दे दी गई, उसके बाद आप अपने घर आए और आपने सब करा। नहीं, जैसे उस समय भी, जैसे आजकल के टाइम में प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, तो उस समय की शिक्षा में भी जो है वो व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान था, जो उसमें औषधीय शास्त्र है, या ये सैन्य शास्त्र है, या कुछ ही कला संस्कृति के जो गुण हैं, या किसी को कुछ, जैसे इंजीनियर्स, जो आजकल के हम लोग इंजीनियर्स कहते हैं, आईटी वाला जो प्रोफेशन होता है, तो वो आईटी का प्रोफेशन था लेकिन थोड़ा सा अलग था, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। हर टाइप के गुरु आपके सामने अवेलेबल हुआ करते थे। कॉमन एजुकेशन के साथ में आपको प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती थी। कंप्लीट था पूरा वैदिक कालीन भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक ही शिक्षा ली और कंठस्थ विद्या से सीखा, उसके बाद अपने घर चले गए। तो भाई हर टाइप का बच्चा आता था, बहुत लोअर लेवल तो नहीं आता था, लेकिन ये राजाओं के बच्चे, क्षत्रिय, जो समाज के वर्ग थे, उन हर वर्ग से बच्चा आता था। तो ये थोड़ा ना कि सारा राजा के ही बच्चे हैं,
ये सब जाके अपना राजपाट ही संभालेंगे। भाई जिसका जो व्यवसाय होगा तो वो भी तो संभालेगा। कोई सैनिक का है या कोई इस टाइप से एरिया का है, तो उसको जब तक उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी तो उसका प्रोफेशन कैसे डेवलप होगा। तो व्यवसाय शिक्षा का भी प्रावधान वैदिक कालीन अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में था। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं में प्रमुख थी दिनचर्या। दिनचर्या ऐसी कि ब्रह्म मुहूर्त में बालक को उठना है, उसके बाद में उसे भिक्षा मांगनी है, जो भी उसका भिक्षा मांगनी है, या अपना दिन भर का काम करना है, शाम में जंगल से लकड़ियां बटोरनी है, उसके पश्चात आके खाना भी बनाना है, रात को गुरु के चरण दबाने हैं, उसके बाद में उसने सोना है। बहुत सिंपल लाइफ जीना है, जमीन पे उसका बिस्तर लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा के छात्रों का जीवन हुआ करता था। तो दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो नियम स्टार्ट को सूर्योदय से बना और सूर्यास्त तक जो नियम है, प्रत्येक बालक को उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था। इसके साथ में वेशभूषा भी बहुत सिंपल होती थी। एक सिंपल सा ड्रेस होता था, शायद सर के पूरे बालों को भी हटा दिया जाता था, और पूरा बहुत सिंपल तरीके से एक बालक को रहना होता था। तो सिंपल दिनचर्या के साथ ही उसका शिक्षाई जीवन जो था वो शुरू होता था। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध तो उस जमाने के एग्जाम्पल हैं जो शायद आज के टाइम में कभी हो भी नहीं सकते। इतने अच्छे गुरु शिष्य संबंध हुआ करते थे। प्रत्येक छात्र के अंदर अपने गुरु के लिए इतना आदर भाव, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, इतना उसकी आज्ञा का पालन करना, वो वैदिक कालीन शिक्षा की तो बहुत बड़ा उद्देश्य था। मैं तो देखती हूँ आजकल के टाइम में स्कूल्स में, चाहे वो बहुत अच्छे स्कूल्स हों, चाहे वो किसी भी लेवल के स्कूल हों, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, आज की जो टीचर्स की जो मैं समझती हूँ कंडीशन है, मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। जिम्मेदार हम और आप ही हैं कहीं कहीं। लेकिन जब तक बच्चों ध्यान रखना, जब तक आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप अपने गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रखेंगे, आप असली शिक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में कमी रहेगी। सम्मान गुरु का बहुत जरूरी है। हमने भी अपने गुरु का सम्मान किया। जितना भी हम आज बोल पा रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं, जितना हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमने अपने टीचर से ही सीखा। आज भी हमारे मन में अपने टीचर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो गुरु शिष्य संबंधों का अच्छा होना पूरे शिक्षण प्रोसेस में बहुत जरूरी होता है, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा में हुआ करता था। आज इतना नहीं है, लेकिन होना चाहिए और होगा। अगर हम चाहेंगे तो होगा भी। तो गुरु शिष्य संबंध उस समय के बहुत बड़ी एक उद्देश्य था, बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे के लिए, अपने जीवन के लिए डेडिकेट थे। आश्रम व्यवस्था थी, गुरुओं पे पूरा आश्रम का वो था, क्या कहते हैं आपका, जिम्मेदारियां, और शिष्य गुरु के ही लिए था, क्योंकि वो अपना घर बार सब छोड़ के आया करता था। तो इतना अच्छा गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता था। आप कभी सीरियल्स देखिए, आपने रामायण देखी होगी, जब राम जी अपने शिक्षा प्राप्त करने गए थे, कितने आनंद के संग उन्होंने अपने गुरु का जो है वो सेवा करी थी। वो सेवा ही उनके काम आई थी आगे, मतलब पूरा जीवन उनका कितना अच्छा। आप तो साक्षात अपने जो कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, अपने भगवान से आप सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गुरु शिष्य संबंध कितना बड़ा संबंध होता है। तो गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे। एक स्टूडेंट को अपने गुरु का और गुरु को अपने स्टूडेंट का पूरा ही ध्यान था। बड़ी सेवा भाव थी विद्यार्थियों के मन में। गुरु के मन में भी पूरा भाव था कि वो अपने छात्र को अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, पूर्ण प्रशिक्षित कर सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली में, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में दंड व्यवस्था भी थी। यदि कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता था तो वहां पर दंड व्यवस्था का भी प्रावधान था, वहां उसे दंड भी दिया जाता था। दंड चाहे कई रूपों में था, कि उसे आज जंगल से इतनी लकड़ियां काट के लानी है, या उसे सुबह आज उठ के
इतने बजे उठ के सारे, जब तक छात्र ना उठ जाएं तब तक उठ के उसे पूरे आश्रम की सफाई करनी है, या शाम में उसे पूरे आश्रम का खाना बनाना है बच्चों का, तो दंड किसी भी रूप में हो जाया करता था। तो दंड व्यवस्था का भी प्रावधान प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में था। इसके साथ में जो है वो परीक्षा प्रणाली भी थी। अब परीक्षा किसी भी ढंग से अपना गुरु जो था शिष्य से अपना परीक्षा ले सकता था, तो परीक्षा प्रणाली का भी प्रावधान उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था में था। एक टाइम हुआ करता था जिसमें बालक अन्य क्रियाओं का, मतलब जिसे कहते हैं ना कला संस्कृति का विकास भी होता था। उसमें जो अभी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे स्कूल्स में, तो उस समय भी एक्टिविटीज होती थी, खेल, नाटक, नाटकीय ढंग, या कोई भी अपनी कविता, या कोई भी वाद विवाद, या कुछ भी ऐसा विचारों का आदान प्रदान, कुछ भी ऐसे गेम्स भी उस समय हुआ करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम हुआ करते थे। व्यवस्थाएं सब थी, लेकिन सबका एक नियम हुआ करता था, सबका एक टाइम टेबल सेट हुआ करता था कि विद्यार्थी ने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन टाइम टू टाइम करना है। तो ये कुछ विशेषताएं थी और कुछ उद्देश्य थे वैदिक शिक्षा प्रणाली के। क्योंकि समकालीन शिक्षा प्रणाली चल रही है, मैं बीच में से कोई पेपर नहीं, आपका कोई टॉपिक नहीं ले सकती। अगर समकालीन शिक्षा की बात है तो मैंने जो है वो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से ही आगे बढ़ना होगा। तो अपने आगे के लेक्चर में हम समकालीन शिक्षा का जो अगला चरण होगा उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, एजुकेशन में अच्छी सी बात को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को यूं ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ। थैंक यू।